नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की भारत तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से हर घर तिरंगा के बारे में भी बताया गया। लेकिन आज का जो विषय है, जिसकी वजह से आज मैं सिन्हा सर के पास आई हूँ डिस्कशन करने के लिए और बातचीत करने के लिए, वो ये है कि क्या अमृत महोत्सव के पीछे का जो प्लानिंग कुछ लोग मिलके कर रहे हैं देश में गजवाए हिंद लाने का, या फिर आप ये कहिए देश में एक नए एजेंडे को चलाने का, उसका क्या होगा सर। आज मैं सर से ये पूरी बातचीत करूंगी कि जो एनआईए के सर्च में जो लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग बिहार से पकड़े गए हैं, बटला हाउस से भी सर एक लड़का पकड़ा गया है जो जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट है। कितना गंभीर ये सब सिलसिला है और कितना गंभीर ये मुद्दा है। अच्छा, एक और मैं बात अगर आप लोगों को बताना चाहूँ, जो डिफेंडर के रूप में इन लोगों के सामने आते हैं, फिर चाहे आप आम आदमी पार्टी के विधायक के बारे में बात कर लीजिए, अमानतुल्लाह खान जी हो जाएं, या फिर आप कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी, जो कभी बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो उनके आंसू निकले थे बटला हाउस एनकाउंटर पे। आज इन मुद्दों पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के हमारे खास गेस्ट हैं सिन्हा सर, क्योंकि सिन्हा सर बहुत अच्छे से स्टडी करके और बहुत एप्रोप्रिएट चीज़ों बात रखते हैं, तो इसलिए मैं सर के पास आई और इन सब मुद्दों पे डिस्कशन करने में बड़ा अच्छा लगता है मुझे सर के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका जो पिछला वीडियो था उसको बहुत अच्छे से लोगों ने पसंद किया, इसीलिए मैं आपके पास दोबारा आई। आज का जो इस वीडियो का हमारा कंसर्न है, नेशनल थ्रेट के ऊपर मैं बात करूंगी। एनआईए ने जिस लड़के को पकड़ा है, मोहसिन नाम है जिसका, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट भी है, क्या कहना चाहेंगे सर, कितना गंभीर, क्या कहना, बैकग्राउंड। देखिए, इस लड़के का नाम है मोहसिन अहमद जी। ये बिहार का रहने वाला है जी। और मुझे इतना पीड़ा हो रही है कि मैं भी बिहार का रहता हूँ, आता हूँ, और जो बिहार की मिट्टी ने बाबू कुंवर सिंह को पैदा किया, बाबू राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ऐसे बाबू जयप्रकाश नारायण, ऐसे ऐसे दिग्गज को पैदा किया, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस मिट्टी से ये बंदा मोहसिन अहमद आता है जो कि जिहाद करता है, देश के खिलाफ साजिश करता है। अब ये बीटेक का स्टूडेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, और जो उसके क्लास में जो उसके बच्चे थे, आपके क्लास फेलो तो सब जानते हैं आपका चरित्र, पूरा चुप नहीं सकता, उनके इंफॉर्मेशन, सूचना के आधार पे एनआई ने इस आदमी को अरेस्ट किया। क्या चार्ज था? चार्ज था कि ये लड़का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा करता है, रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है। चार्ज नंबर 1। चार्ज नंबर 2 कि ये जो रेडिकलाइज करता है वो मुस्लिम एंगल से रेडिकलाइज करता है, मुस्लिम के फेवर में। तीसरा कि आईएसआईएस के लिए पैसा इकट्ठा करता है, और इतना, क्योंकि बीटेक है, ये जानता है कि डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा, चेक देगा तो फंसेगा, तो ये क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके ये सीरिया और आईएसआईएस का जहाँ प्रभाव ज़्यादा है उन क्षेत्रों में ये पैसा भेजता है। तो ये चार्ज है, तो ये तो बहुत बड़ा चार्ज है। अब आते हैं कि ये जो मोहसिन अहमद है, ये तो सिर्फ मुखौटा है, इसके पीछे जो षड्यंत्र है, जो टीम है, वो बहुत ख़तरनाक है। अब कुछ और बिंदुओं पे आता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि ये लड़का बिहार का, इसका बैकग्राउंड है और दिल्ली पढ़ने आया था। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, नुसरत जहान भी बिहार की लड़की है जिसको सुपारी दिया गया था मोदी जी के लिए, और मैं किसी व्यक्ति विशेष का, पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने कहा था कि नुसरत जहान बिहार की बेटी है। वाह रे वाह, वाह रे नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप समझिए मेरा इशारा किस तरफ है। तो एक मुस्लिम लेडी को जिसको सुपारी दी जाती है मोदी जी के खिलाफ, वो बिहार की बेटी बन जाती है। तुष्टीकरण की ये इंतहा है। अब आते हैं कि बिहार की, क्योंकि मैं बिहार का हूँ तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ इस लड़के का और मुस्लिम कनेक्शन बिहार का। अब 2 पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में। लालू यादव कहते थे जब तक एमवाई है मेरे साथ, मुस्लिम यादव, तब तक मुझे कोई छू नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम को सिर्फ वोट, मुस्लिम का वोट सत्ता के लिए, ग्रैब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा मैंने कह ही दिया कि नुसरत जहान जो है, नुसरत जहान वो बिहार की बेटी है। अब तीसरा एंगल, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस दिन गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ मोदी जी के रैली में, 2013 वाला, यस,
उस समय स्टेज पे मैं भी बैठा था। मेन स्टेज पे थे मोदी जी और बीजेपी के बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, और यदि आप स्टेज को फेस कर रही हैं तो इधर मोदी जी का स्टेज था और इस तरफ बाएं साइड में एमएलएज के लिए था। और मुझे सम्मान दिया गया फ्रंट रो में, दाहिने साइड से 7वां या 8वां सीट मुझे दे गया, उसमें मैं बैठा था। तो मेरी आंख के सामने सब कुछ हुआ है। ब्लास्ट जो 13 में जो ब्लास्ट एकदम मेरे आंख के सामने हुआ है। भगदड़ मची तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कहा गया, माइक पे अनाउंसमेंट हुआ कि ये तो फुलझड़ी छोड़ रही है, पटपटाका है, चिंता मत कीजिए। और क्राउड बैठी रही। मुझे दोपहर में जब मीटिंग ख़त्म हुई तो दोपहर में आया मैं अपने घर की तरफ, मेरा फ्लैट उधर ही है, तो किसी ने बताया कि सर हम आपको ढूंढ रहे थे, मना करने वाले थे कि आप मत जाइए। एक जो यहाँ चाय बेचने वाला था, ठेला लगाए हुए था, वो तो बोला यहाँ पर तो ब्लास्ट होने वाला है। वो तो सुबह में 7 बजे बोला था कि ब्लास्ट होने वाला है। तो ये तो जब इस चाय वाले को पता था तो क्या बिहार के इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं था कि ब्लास्ट होगा? और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जी पटना से क्यों गायब थे? क्यों गायब थे? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल, क्यों पटना से गायब थे? इसका मतलब उनको पता था समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, कुछ बड़ा होने वाला है, मैदान छोड़ के भाग जाओ, ये है। तो अच्छा, अब आते हैं, ये तो बात होगी बिहार एंगल। अब मोहसिन बिहार एंगल पे ही मैं एक सर सवाल पूछूंगी, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। सर, आपने बोला कि कुछ बड़ा होने वाला है, उनको मालूम था। क्या ये कहना ठीक रहेगा कि 15 अगस्त से पहले ये जो समूह है कुछ बड़ा प्लान करने का कोशिश कर रहा था, कुछ बड़ा प्लान कर रहा था? एकदम। क्यों 15 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, हर एक चीज़ में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेनिस खेलती हैं, टाइम अच्छा किए तो ठक शॉट एकदम परफेक्ट जाता है, कोई जवाब नहीं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 15 अगस्त? क्योंकि 15 अगस्त में दो बातें, एक तो 15 अगस्त बाई इटसेल्फ महत्वपूर्ण दिन होता है, सब जगह सेलिब्रेशन वगैरह होता है। दूसरा, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वां साल का वर्षगांठ है, उसका पूरा चल रहा है, सब प्रोग्राम चल रहा है, 7 दिन चलेगा। तो होता क्या, एक दंगाइयों को, जिहादियों को चाहिए क्या? क्राउड, वो तो ऑटोमेटिक आ रहा है। भीड़, वो सॉफ्ट टारगेट है और अनप्रोटेक्टेड टारगेट है, अट्रैक्टिव टारगेट है, तो वही तो इनको चाहिए। तो इसीलिए ये तैयारी कर रहे थे कि कुछ बड़ा हो तो अटैक करेंगे, लोग मरेंगे, न्यूज़ बनेगा, हिंदुस्तान सरकार की छवि खराब होगी हिंदुस्तान के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो मारने का कई तरीका ये लोग इस्तेमाल कर सकता था। लोन वोल्फ, बॉम्ब ब्लास्ट, पिस्टल, सुसाइड बॉम्बर, AK-47 भी इस्तेमाल हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं। तो यदि आप देखिए तो ये इनकी जो प्लानिंग थी, ये बहुत ही खतरनाक प्लानिंग थी, और इसीलिए 15 अगस्त चुना गया कि इसमें हंगामा होगा तो बहुत बड़ा न्यूज़ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे सर एक और सवाल मैं आपसे अगर पूछूं, 15 अगस्त, पिछली बार हमने देखा कि 26 जनवरी जब किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी। मुझे याद है, मैं पिछली बार शायद 15 अगस्त को ही मैं वीडियो, मतलब बिट्टा साहब का इंटरव्यू कर रही थी, उस समय भी कुछ ऐसा ही हालात मुझे सर नज़र आया था। तो इनका ये प्लानिंग होता है कि जब पूरे देश का, पूरे मतलब विश्व का मीडिया एक देश के ऊपर नज़र गड़ाए है, तो उस समय हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें अट्रैक्शन मिले, हमें उस तरीके का पॉइंट मिले। देखिए, ये बहुत सोची समझी रणनीति है, जिसमें मैंने कहा टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। जब जैसे 26 जनवरी पे खतरा होता है, 15 अगस्त को खतरा क्यों? पूरे वर्ल्ड का मीडिया का टेंशन हिंदुस्तान में, दिल्ली में होता है। तो दिल्ली में वारदात होगी, तुरंत फ्लैश होता है, तुरंत फ्लैश पूरे विश्व में। ये हो गया। इसके दो प्रभाव होते हैं, एक सरकार की छवि खराब, दूसरा कि देश अशांत है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, तीसरा दिखाता है कि आतंकी कितने शक्तिशाली हैं कि 15 अगस्त इम्पोर्टेंट फंक्शन में ये मनमानी करते हैं और सरकार की सुरक्षा प्रणाली जो है वो विफल है, इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये एम है। अब हम आते हैं कि इस ऐसे जैसे मोहसिन ऐसे लड़के जो ही अरेस्ट होते हैं, कैसे चतुरता के साथ जो इकोसिस्टम है इनका वो एक्टिव हो जाता है। ये ढोल, झाल, बांसुरी, तबला सब लेके तैयार रहते हैं और शुरू हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो ही अरेस्ट हुआ, आम आदमी पार्टी का MLA अमानतुल्लाह खान ने क्या बोला अरेस्ट गलत है, असंवैधानिक है, मुस्लिम को ब्लेम करके दोष ठहराने की कोशिश है, ये नया तरीका है, मुस्लिम को परेशान किया जा रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो गया। मतलब अभी अरेस्ट हुआ है बंदा, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया
कि गिल्टी नॉट गिल्टी, लेकिन अमानतुल्लाह ने अपना फैसला सुना दिया। तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी तैयार रहते हैं। ये ऐसे ऐसे लोग देखते नहीं है कि मेरिट क्या है केस का, बस शुरू हो जाते डिफेंड करना। इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बाटला इनकाउंटर के में ये बाटला की जगह से हुआ है अरेस्ट, ये बाटला इनकाउंटर मुझे केस याद है, जहाँ तक मुझे याद है कि इंस्पेक्टर शर्मा थे, मेरा जहाँ तक मेरी याद है, हो सकता है मैं नाम गलत याद आ रहा हो। उन्होंने गोली चलाया और इनकाउंटर में ठोक दिया जिहादी को, आतंकी को। उसके बाद एक कांग्रेस के बहुत प्रमुख नेता ने कहा कि सोनिया जी रात भर सोई नहीं, रोती रहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि हमारे सेना के जवान या अफसर या सूबेदार साहब शहीद होते हैं तो क्या सोनिया गांधी एक बूंद आंसू गिराई? नहीं। सेना के जो हमारे लोग शहीद होते हैं एक बूंद आंसू नहीं गिराती है सोनिया, लेकिन बाटला इनकाउंटर में जब एक मुस्लिम मारा जाता है पूरी रात रोती हैं। यह है तुष्टीकरण की राजनीति। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि यह है कि समस्या का कारण क्या है। समस्या का जो कारण जो मैं समझता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। समस्या का कारण, मुख्य कारण है गजवाए हिंद। गजवाए का मतलब होता है बैटल, गजवाए मतलब बैटल ऑफ हिंदुस्तान। बैटल हिंदुस्तान का मतलब कि हिंदुस्तान को जंग है, हिंदुस्तान की लड़ाई का जंग है जिसमें हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो कैसे कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। मान लो हम और तुम भाई बहन हैं, मेरे को 10 बीघा ज़मीन, 20 बीघा था पिताजी के पास, 10 बीघा तुमको, 10 बीघा हमको मिला। तो तुम्हारे भाई बहन या संतान तुम्हारे 10 बीघा में रहेंगे कि मेरे 10 बीघा में रहेंगे? मेरे 10 बीघा में रहेंगे। भाई, जब धर्म के आधार पे पाकिस्तान बना तो सब मुसलमान वहाँ क्यों नहीं गए? नेहरू जी जवाब दीजिए, ऊपर से जवाब दीजिए, क्यों नहीं गए? महात्मा गांधी ने कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी, मेरे मृत शरीर पे ही डिवीज़न होगा, पार्टीशन होगा। हुआ? अब आता हूँ 3 करोड़ मुसलमान क्यों नहीं गए? क्योंकि गजवाए हिंद की सोच का बीज उसी दिन रोपा गया था 1947 में। हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और हम गजवाए हिंद का सपना पूरा करेंगे। वहाँ से शुरू होता है। अब कैसे होता है? तो एम क्या था? एम था कि कैप्चर पावर, बिना लड़े हुए, बिना बुलेट चलाए हुए। कैसे कैप्चर करो पावर? कैप्चर करो पावर बैलेट के माध्यम से, बुलेट के माध्यम से नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से पावर कैप्चर करो, हंगामा नहीं होगा। और उसके लिए क्या? अब आते हैं मेथोडोलॉजी। हम लोग को सेना में सिखाया जाता है एम, उसका तरीका क्या था? तरीका था अपना वोट बढ़ाओ। वोट कैसे बढ़ाओ? पॉपुलेशन अपना बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ाओ? 4 बीबी 44 बच्चे। 4 बीबी 44 बच्चे, काम कुछ नहीं करना है और हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस कर देना है, लेकिन बच्चे पैदा करना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ 2 बातें। एक तो ये 44 बच्चे के चक्कर में हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था का तो सत्यानाश हो रहा है। दूसरी बात, जब इनसे पूछा जाता है कि 44 बच्चे क्यों पैदा करते हो, तो ये कहते हैं अल्लाह की देन है। अरे भाई, अल्लाह की देन है तो मोदी जी से बेरोजगारी का प्रश्न क्यों उठाते हो? सब्सिडी क्यों लेते हो? नौकरी क्यों मांगते हो? अल्लाह से मांग लो। सर, इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि आज तभी जब जनसंख्या नियंत्रण कानून जब लाया जा रहा था तब बहुत सारे नेता ऐसे सामने आए थे जो मुस्लिम नेता अपने आप को कहते हैं, जिसमें आपके सपा के भी एक वरिष्ठ नेता हैं, फिर उसके बाद आपके AIM के भी वरिष्ठ नेता हैं। उनका भी वो कहना था कि ये मुसलमानों को सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए लिया, मतलब कहा जा रहा है, इसीलिए ये सब सामने आ रहा है। ऐसा है, पॉपुलेशन किसका बढ़ रहा है? 1947 में 3 करोड़, आज की तारीख में 20 करोड़। हिंदू का पॉपुलेशन उतना बढ़ा? हिंदू तो 2 बच्चे, 1 बच्चा पैदा करता है और आप 4 बीबी 44 बच्चा करते हैं। तो ये रेशियो देखो ना, रेशियो रफ्तार कहाँ बढ़ रहा है? किस धर्म के तरफ रफ्तार बढ़ रहा है पॉपुलेशन का? तो खतरा तो होगा। और जब मोहसिन की तरह लोग पैदा होंगे जो प्रो पाकिस्तान स्लोगन उठाएंगे, तिरंगा का अपमान करेंगे, FM हुसैन ऐसा जो पेंटर है वो हमारी देवी देवताओं का इंसल्ट करेगा, जब दिलीप कुमार के घर में ट्रांसमीटर पाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, तो खतरा तो है देश की सुरक्षा को। तो ये तो देश को सोचना पड़ेगा।
कि थ्रेट कहाँ से आ रहा है। हम लोग को सेना में थ्रेट परसेप्शन सिखाया जाता है, तो थ्रेट तो साफ है कि किसकी वफादारी किसके पास है। आप अब्दुल कलाम हो, नो प्रॉब्लम, हमें कोई कष्ट नहीं है, हम आपसे गले मिलेंगे, सम्मान करेंगे, भारत रत्न जो भी आपको अवार्ड मिलेगा, प्रेसिडेंट आपको बनाया जाएगा। लेकिन आप यदि दिलीप कुमार बनोगे, राजद्रोह करोगे, वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी बनोगे, तो कष्ट है, कष्ट है। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ मेन थ्रस्ट पे, कि इनका तरीका क्या है। बड़े मुसलमान बहुत चालाकी से ऑपरेट करते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तुम हमें प्रोटेक्शन दो, हमको एक सुरक्षित रखो, हमारी सब रिक्वेस्ट निवेदन मांगो और हम तुमको वोट देंगे। अब इसी तुष्टीकरण की राजनीति जो है यहीं से शुरू होती है। तो चाहे वो लालू यादव हो, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता हो, चाहे यूपी की पॉलिटिकल पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सब इसी सोच के विक्टिम हैं ये। अब यहाँ से मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि मतलब समय भी काफ़ी हो गया है। सर, इनका सल्यूशन क्या है, अगर मैं सीधा सीधा पूछूँ, क्योंकि इनके पास डिफेंडर भी हैं, डिफेंड करने के लिए भी लोग आ जाते हैं। अगर एनआईए अपना काम करती है, फिर कोई भी जांच एजेंसी अगर अपना काम करती है, तो उसमें डिफेंडर सबसे पहले सामने आ जाते हैं। तो इनका सल्यूशन क्या है? देखो, इसके दो बातें हैं। पहले मुझे ये पॉइंट कवर करने दो कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे कैसे इनके डिफरेंट सेल्स हैं जो अलग अलग चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है। मेरे अनुसार 16 बाय एंड लार्ज इनके 16-17 टीम हैं। क्या क्या टीम है? प्रोपेगेंडा टीम, वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। दूसरा है जो विक्टिम कार्ड वाला टीम है, जैसे अमरतुल्लाह बोल रहा है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, ये विक्टिम कार्ड टीम है। तीसरी टीम जो है गंगा जमुना तहजीब, ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड खेलते हैं गेम। एक समय में तरह तरह के धुन निकालेंगे, 16 तरह के धुन निकलते हैं। गंगा जमुना तहजीब, मीडिया पे आएंगे, हम गंगा जमुना तहजीब में बिलीव करते हैं, बकवास, ये खाली गुमराह करने की सोच है। उसके बाद एक टीम बोलना शुरू करेगा, हमने तो देश के लिए आज़ादी दी, हम तो देश की अपना खून बहाया, हमारा योगदान रहा है। तो जिन्ना से पूछो ना कि लाहौर डिक्लेरेशन क्या था, और फिर डायरेक्ट एक्शन डे में कितने लोग मारे गए कलकत्ता में, ज़रा उसका भी तो हिसाब दे दो भाई, कौन सा खून बहा था। तीसरी बात, कांग्रेस सरकार पे मैं उंगली उठाना चाहता हूँ कि CQMH कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद को अवार्ड दिया गया, PVC। क्या सचमुच में वो डिज़र्व करता था? एकदम नहीं। हरियाणा का एक सोल्जर वो अवार्ड डिज़र्व करता, उसने पैटर्न टैंक डिस्ट्रॉय किया था, एंड नॉट अब्दुल हमीद। तो तुष्टीकरण की सीमा इंतहा ऐसी हो गई है कि CQMH अब्दुल हमीद को PVC दिया गया। और क्यों मैं बोल रहा हूँ, CQMH होता है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। क्वार्टर CQMH जो होता है उसका काम होता है राशन पहुँचाना, कपड़ा लत्ता, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो देता है। वो टैंक से नहीं लड़ता, टैंक से लड़ते हैं अल्फा स्क्वाड्रन के जवान, ब्रावो स्क्वाड्रन, चार्ली स्क्वाड्रन, डेल्टा स्क्वाड्रन। ये आर्मर्ड रेजिमेंट में 4 स्क्वाड्रन होते हैं जो फाइटिंग स्क्वाड्रन होते हैं। जैसे इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी, वो लड़ते हैं। सपोर्ट कंपनी के लोग नहीं लड़ते, इमरजेंसी में लड़ सकते बट ऐसे नहीं लड़ते। तो ये अब्दुल हमीद जो CQMH था, वो कब से पैटर्न टैंक डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि दिखाना है कि हमारे देखो मुस्लिम लोग लड़ रहे हैं। अब आते हैं जिहाद और स्टोन पेल्टिंग टीम। हर एक शुक्रवार को ये टीम तैयार रहती है, मौलवी ने कुछ बोला, शुरू हो जाता खेल। दंगाई टीम, रोड ब्लॉक टीम, शाहीन बाग उसका उदाहरण है, पूरे देश, दिल्ली को कैप्टिव बना दिया। फंड रेजिंग टीम, टेरर फंडिंग टीम, जैसे ये मोहसिन, वो फंड रेजिंग टीम का हिस्सा है। उसके बाद एक टीम है जो पूरी कौम है, पूरी रिलीजन है, वो शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाती है। कैसे? रोड पे नमाज पढ़ना शुरू कर दो, पार्क में नमाज पढ़ना शुरू कर दो, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ना शुरू करो, रेलवे ट्रैक पर नमाज पढ़ना शुरू करो, रेलवे को ट्रेन को रोक दो। ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तो कुछ नहीं कर सकते, मनमानी करेंगे। इंटरनेशनल सपोर्ट टीम, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट लेती है, चाहे वो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हो या ऐसी संस्था हो जो उसके सिंपैथाइज़र हैं, उनसे सपोर्ट लेती है। 57 मुस्लिम कंट्रीज़ तो मैं बोल दिया। उसके बाद ये वकील लोग को हायर करते हैं जो आउटस्टैंडिंग वकील है, जैसे कपिल सिब्बल, मनवी सिंघवी, ऐसे लोग को हायर करते हैं। मैं पूछना होता कपिल सिब्बल कितना कॉस्टली वकील है, 10 लाख प्रति, पता नहीं कितना घंटा, तो मुझे तो पता भी नहीं। वो पैसा कौन देता है इनको?
ये तो जिहादी नहीं दे सकते। तो वो कौन सी ताकत है जो कपिल सिब्बल को पैसा दे रही है लड़ने के लिए? फ्री में तो नहीं हो रहा है। वो कौन सी ताकत है? वो भी ताकत इस गैंग का हिस्सा है। अब आते हैं जो कुछ ऐसे इनके जो प्रवक्ता हैं जो मीडिया सेल पे आते हैं और टीवी चैनल पे शुरू हो जाते हैं, वही गंगा जमुना तहजीब वगैरह। ये लोगों ने इंटेलिजेंटली हिंदुओं के बीच में अपने जयचंद छोड़ रखे हैं जो कि हिंदुओं के बीच में दरार पैदा करते हैं। का जयचंद का नाम अगर मैं सर आपसे पूछूं? अरे बहुत है यार, आपको पता ही है पार्टी में लोग भरे हुए हैं। अब ये जयचंद लोग जो हैं, जैसे कि बोलते हैं ये शेड्यूल कास्ट तो हिंदू है ही नहीं, ऐसे ऐसे फिर सिक्स तो हिंदू है ही नहीं, ये डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, गुरु गोविंद सिंह तो मैं महेंद्रू का पटना का रहने वाला हूँ। मेरे घर से मुश्किल से 2.5-3 किलोमीटर पे अपना गुरुद्वारा है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी माननीय संत बड़े पटना साहिब। तो वो तो उनकी तो कुछ कुछ वाणी जो है उसमें बिहारी टोन नज़र आता है। तो हमारे लिए तो मतलब हम लोग तो एक हैं। तो डिवीज़न क्या हो रहा है? उसके बाद पॉलिटिकल सेल, इनका एम है पॉलिटिकल पार्टीज में इन्फिल्ट्रेट करो, घुसो और उनको जीतो, लॉलीपॉप दिखाओ, तुम लुक आफ्टर करो, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, ये करो इस तरह से क्विड प्रो को। उसके बाद एक टीम है जो डिफाई करती है भारतीय संविधान को, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। कितनी बार अब आपने मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा होगा मौलवियों को बोलते हुए, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला करे हम नहीं मानेंगे, हमारे अपना कानून अलग है। साहब, शाहबानो केस क्यों पलटी मारा गया? क्यों बट्टी पारा गया? शाहबानो को अन्याय नहीं हो रहा था उस बेचारी के साथ? तो ट्रिपल तलाक। तो सवाल ये कि जब ऐसे ऐसे इनका टीम है, उसके बाद हिंदू देवी देवताओं का अनादर। एम एफ हुसैन कितना अनादर किया हमारी देवी देवताओं का। नूपुर ने बोल दिया जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा पंगा। और ये हमारी देवी देवताओं का इंसल्ट करते हैं तो कुछ नहीं होता है, और वो भाग जाता है कावड़, हुसैन भाग जाता है कटार। उसके बाद अमेज़न पे उसमें गणेश जी का फ़ोटो डोरमैट में लगाया जाता है। अभी मुझे पता चल रहा है कि सैनिटरी टॉवल पे भगवान श्री कृष्ण या गणेश का लगाया गया है। ये तो ये ऐसे चलेगा क्या? पूरा इकोसिस्टम है एक तरीके से। मैं नॉर्मली 20-30 सोल्यूशन देता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा मैं 3 सोल्यूशन दूंगा बस। 3 और ठोस और ब्रह्मास्त्र। एकदम ब्रह्मास्त्र है, एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सोल्यूशन है। पहला, और मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, बहुत लोग को पेट में दर्द होगा, लोग बोलेंगे जन साहब आपने ऐसा कैसे बोल दिया? भाई ऐसा है, ये मेरी सोच है। हम बीमारी देखते हैं और देखते हैं कि दवाई, सबसे कारगर दवाई क्या है? पहला, मुसलमानों का राइट टू वोट ख़त्म करो। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा फेस देख रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मुस्लिम्स का राइट टू वोट ख़त्म करो। दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल तुरंत पास करो। कोई 2 बच्चा से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और यदि 2 बच्चे ज़्यादा पैदा करेगा, नो सब्सिडी, नो गवर्नमेंट जॉब, नथिंग, नो ट्रैवल, नथिंग, सड़ो बद या भागो हिंदुस्तान छोड़ के। अरे हमको आर्थिक पावर बनना है, मिलिट्री को, एयरफोर्स को 42 फाइटर जेट एयर स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड है, 30 है, MiG-21 चला जाएगा, 25 पे हम आ जाएंगे। हम जो पैसा तुम पर खर्च कर रहे हैं, हम काहे नहीं मिलिट्री को खरीदें? देश को क्यों नहीं सशक्त करें? वो कौन करेगा? कि तुम तो लाइबिलिटी बने हुए हो। इनकम टैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन देता है मुस्लिम कम्युनिटी? बताया जाए मुझे, कितना कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स पे लोग पेमेंट करते हैं? ये बोलते हैं कि अंग दान हमारा मुस्लिम धर्म में अलाउड नहीं है। अंग दान लेना अलाउड है, देना अलाउड नहीं है। वाह रे वाह, वाह रे डबल स्टैंडर्ड। अंग ले लोगे हिंदू का, लेकिन हिंदू को अंग नहीं दोगे अंग दान मरने पे। तो उसके इसीलिए तीसरा, जो मदरसा है उसका जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट अप्रूव करे और पढ़ाई सिलेबस के तहत हो। इसीलिए यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए और मदरसों में ये मौलवी नहीं पढ़ाएंगे और सिलेक्शन होगा सरकार के द्वारा, वो पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि वहीं पर बच्चों को, एक भोले भाले मुसलमान बच्चों को सांप, जहरीला सांप वहीं बनाया जाता है। सर, अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगी, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। आपने जो ये 3 इलाज बताया, जिसमें आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी रखा, फिर आपने कहा कि यूनिफॉर्म जो है आपका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, फिर आपने पहला कहा कि इनका राइट टू वोट इनसे छीन लो। क्या लगता है भारत की ऐसी कौन सी पार्टी है या फिर कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो इन तीनों कानून पे अपना पुरजोर अपना कदम आगे बढ़ा सकती है? आपको लगता है सर कि कभी ऐसा पॉसिबल भी हो पाएगा इंडियन पॉलिटी में, अगर मैं पूछूं तो? बहुत कठिन प्रश्न पूछी हो।
लेकिन मैं फौजी हूँ, जवाब भी दे दूंगा और तुम मुझे घेर भी नहीं पाओगी। मैं जवाब भी दे दूँ, उत्तर भी दे दूंगा और तुम मुझे घेर नहीं पाओगी। हम फौजी हैं। सुनो, पहली बात, क्या किसी ने सोचा था कि 370 हटेगा? किसी ने सोचा था कि राम मंदिर का फैसला होगा हिंदू के हित में? किसी ने सोचा था ट्रिपल तलाक हटेगा? नहीं सोचा था। एटलीस्ट मैंने नहीं सोचा था कि 370 हट सकता है। हटा? कश्मीर के लोगों ने भी नहीं सोचा था। देखो, ऐसा है, जब पाप का घड़ा भरता है तो जो असीम शक्ति है वो चीज़ों का, वो डायरेक्टर है पिक्चर का, वो घुमाती है, वो काल चक्र घूमता है और सब कुछ सही होने लगता है। जिसको लोग असंभव कहते हैं, किसी ने मुझे कहा कि जन साहब राइट टू वोट कैसे ख़त्म कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन बताऊंगा नहीं कैसे कर सकते हैं। CNRC लागू करके सर? मैं नहीं बताऊंगा। बहुत तरीका है, कई तरीके हैं। हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ फ्रैंकली बताता हूँ, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज तुष्टीकरण करते हैं? वोट चाहिए, यही ना? तो समस्या क्या है? समस्या है राइट टू वोट, समस्या है वोट। वो पेड़ को ही काट दो। ये था SP सन्हा सर से हमारी खास बातचीत जो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। और सर ने इस वीडियो में, थोड़ा लंबा ये वीडियो हो सकता है, लेकिन सर ने इस वीडियो में बहुत सटीक उपाय बताया है कि क्या उपाय जो है ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए किया जा सकता है। ये उपाय अब ये भी आप सोच सकते हैं, अपने कल्पना कर सकते हैं कि कभी हो भी सकता है भारत में कि नहीं हो सकता है। ये कल्पना के ऊपर है और मतलब राजनीतिक पार्टियों के हाथ में है कि क्या वो ऐसा कदम आगे आकर के उठाने को मतलब सक्षम होंगी कि नहीं होंगी। इसी के साथ धन्यवाद।